इस एक्सप्लेनर में इतिहास के एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। आज हम एक इतिहासकार के बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से एक ऐसी प्राचीन और समृद्ध विरासत का विश्लेषण करेंगे जिसने सदियों से सामाजिक व्यवस्था को आकार दिया है। यह कहानी सिर्फ कुछ पारंपरिक मान्यताओं की नहीं है, बल्कि प्रवास और सांस्कृतिक विकास की एक लंबी टाइमलाइन है। तो बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले उत्पत्ति के दो अलग अलग दृष्टिकोणों पर नजर डालेंगे, फिर ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका को समझेंगे, उसके बाद भौगोलिक विभाजन और उपसमूहों की बात होगी और आखिर में देखेंगे कि आधुनिक युग में यह क्रमिक विकास कैसे हुआ है। भाग 1, उत्पत्ति के दो दृष्टिकोण। अब यह हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक ही शुरुआत के दो बिल्कुल अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ पारंपरिक ग्रंथ आधारित मान्यता है, जैसे ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, जहां यह माना गया है कि उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई, जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक इतिहासकार के चश्मे से देखने पर एक अलग ही अकादमिक तस्वीर उभरती है। इतिहासकारों का यह सिद्धांत हमें बताता है कि यह समूह दरअसल उस बड़े इंडो आर्यन प्रवास का ही हिस्सा था, जो मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हुआ था। और इसी इंडो आर्यन प्रवास को थोड़ा और करीब से समझना जरूरी है। लगभग 1500 ईसा पूर्व का यह समयकाल महज कुछ लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की घटना भर नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। अपने साथ ये लोग नई भाषाएं, नए दर्शन और बिल्कुल नई सामाजिक व्यवस्थाएं लेकर आए। मूल रूप से इसी प्रवास ने आगे चलकर उस सांस्कृतिक विकास की नींव रखी जिसे आज हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका। अक्सर ये मान लिया जाता है कि प्राचीन काल में इनकी भूमिका सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित थी, पर दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समाज के मुख्य शिक्षक यानी आचार्य थे और गहरे दार्शनिक भी। और सबसे दिलचस्प भूमिका तो राजगुरु की थी। राजगुरु यानी शाही सलाहकार, जो सत्ता के बिल्कुल केंद्र में रहकर राजाओं को कूटनीति, अर्थशास्त्र और न्याय पर सीधा मार्गदर्शन देते थे। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ज्ञान को बचाए रखने की। वेद, उपनिषद और पवित्र ग्रंथों के संरक्षण का काम इन्हीं के पास था। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि उस दौर में कोई इंटरनेट या क्लाउड स्टोरेज तो था नहीं, फिर भी हजारों सालों तक इन विशाल और जटिल दार्शनिक ग्रंथों को केवल मौखिक रूप से याद रखना और बिना एक भी शब्द बदले अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये सच में मानव इतिहास की सबसे असाधारण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इतिहास केवल व्यवस्थाओं से नहीं, बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्वों से भी बनता है। इसी सामाजिक ढांचे से कई बेहद प्रभावशाली ऐतिहासिक हस्तियां निकलकर सामने आईं। उदाहरण के लिए चाणक्य, जिनकी कूटनीति ने एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी थी, या फिर परशुराम जैसे महापुरुष। इन विशिष्ट ऐतिहासिक चेहरों ने अपने ज्ञान और रणनीतियों से उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे आज भी पढ़ा और समझा जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, भौगोलिक विभाजन और उपसमूह। जैसे जैसे समय बीता, यह मूल समूह पूरे भारत में फैल गया और स्थानीय संस्कृतियों के साथ गहराई से घुल मिल गया। यहाँ इस स्क्रीन पर भौगोलिक विस्तार को बहुत ही स्पष्ट तरीके से 2 बड़े वर्गों में बांटा गया है। उत्तर के पंचगौड़ और दक्षिण के पंच द्रविड़। एक तरफ सारस्वत, कान्यकुब्ज और मैथिल जैसे उत्तरी उपसमूह है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और द्रविड़ जैसे दक्षिणी समूह। यह देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक ही जड़ से निकली शाखाओं ने पूरे उपमहाद्वीप के अलग अलग कोनों में अपनी जगह बनाई। अब अपने आखिरी और चौथे हिस्से की ओर चलते हैं, आधुनिक युग में क्रमिक विकास। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। शुरुआत होती है लगभग 1500 ईसा पूर्व के उसी इंडो आर्यन प्रवास के ऐतिहासिक सिद्धांत से। फिर प्राचीन काल आता है, जहां ये वेदों के संरक्षक और शाही सलाहकार बनते हैं। और अंततः आज का आधुनिक युग, जहां ये पेशेवर क्षेत्रों में पूरी तरह से एकीकृत हो चुके हैं। यह किसी ठहरी हुई व्यवस्था की नहीं, बल्कि समय की रफ्तार के साथ खुद को ढालने और लगातार विकसित होने वाले समूह की कहानी है। आज के समय में ज्ञान के संरक्षण की वो पुरानी परंपरा केवल धार्मिक या प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं रह गई है। इस समुदाय ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से बहुत आगे निकलकर शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और आधुनिक कानून जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ा लिया है। सच कहा जाए तो समय के साथ बदलाव को अपनाने की यही क्षमता ही इस सांस्कृतिक विकास का सबसे बड़ा और अहम पहलू है। तो
1500 ईसा पूर्व के ऐतिहासिक प्रवास से लेकर आज के इस तेज तर्रार वैज्ञानिक युग तक के सफर को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है। जो समूह हजारों वर्षों तक प्राचीन ज्ञान और परंपरा का संरक्षक रहा है, वो भविष्य की इस अत्यंत तेज और तकनीकी दुनिया में अपनी इस विरासत को कैसे अनुकूलित करता रहेगा? ये सच में एक सोचने वाला सवाल है। इस ऐतिहासिक सामग्री के विस्तृत एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।